स्टार्ट कर देता हूँ एंड प्लस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। और टेस्ट जो है वो अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी बात करनी होगी आप करेंगे चैट बॉक्स के अंदर, अगर कोई मसला होगा तो, ठीक है। पहले मुझे बात करने देंगे, मैं टेस्ट डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर हम जो भी बात करनी होगी हम फिर वो करेंगे, ठीक है जी। ये टेस्ट अभी आपको विजिबल होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा ग्रुप में आप लोग देख लेंगे, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जूम एप्लीकेशन को यूज करना बहुत आसान है, आपने एक दफा डाउनलोड किया, आपने लिंक को क्लिक करना है बस, ठीक है जी। और उसमें सिर्फ एक दफा ऑडियो की सेटिंग होती है, वो जब आपका सॉल्व हो जाए ना मसला, यानी एक दफा अलाउ करना पड़ता है, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। हम ये टेस्ट डिस्कस करने लगे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टेस्ट था, मेरी तरफ से टेस्ट नंबर 3 है। मैंने 2 बेसिक के टेस्ट भी आपको भेजे थे, मैं आऊंगा आज इंशाल्लाह, आपको उन दोनों टेस्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। और जो नया टेस्ट मैक्रो का है वो आज रात को मैं जरूर बनाऊंगा। कल गेस्ट आए हुए थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो आज हर हाल में आपको मिलेगा टेस्ट, ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो पहला पहला टेस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20 एमसीक्यूज मिनिमम आउट ऑफ 80 एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, ठीक है जी। मेरी आवाज विजिबल है ना सबको जी? आवाज तो मेरी क्लियर आ रही होगी, कुछ चैट बॉक्स में बता देगा, मेरा ख्याल है ऐसे ही है ना। मैं इधर से सुन लेता हूँ, चलें जी देखते हैं यहाँ पे भी। हाँ जी, आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, आवाज बिल्कुल डबल हो रही है, ठीक है, बिल्कुल डबल हो रही है। अच्छा जी, तो बिल्कुल ठीक है जी, पता चल गया। अच्छा जी, तो बात ये है कि टेस्ट है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और फर्स्ट टेस्ट है मैक्रो का। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, ये कई दफा आ चुका है, ओकन्स लॉ के बारे में, कि ओकन्स लॉ स्टेट्स दैट 1% फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज द जीडीपी बाय। अच्छा, एक चीज याद रखें, देयर इज अ ट्रेड ऑफ या इनवर्स रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान होता है ट्रेड ऑफ, ठीक है जी। किसके दरमियान? ओकन्स लॉ जो ट्रेड ऑफ बताता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बारे में बताता है, या आउटपुट के बारे में बताता है। कुछ बुक्स में ये 1% और 4% का रिलेशनशिप है, कुछ बुक्स के अंदर वो है, लेकिन मैंने जहां से देखा तो उसमें यह है कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होती है तो आपको 3% जीडीपी राइज करनी पड़ेगी, ठीक है जी, ये बात है। और अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाए तो उसका रिवर्स केस हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। इस टेस्ट की मैंने अगर नहीं भेजी तो मैं थोड़ी देर के अंदर, मतलब लेक्चर के फौरन बाद की भी शेयर कर दूंगा। एम डी इज इक्वल टू के पी वाई, ये कैम्ब्रिज अप्रोच है मनी डिमांड की। मैं रिकमेंडेड बुक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों बताता हूँ वो होती है रिचर्ड टी फ्रॉय, ठीक है। उसमें ये सेकंड चैप्टर है, बल्कि क्लासिकल का ही चैप्टर है, मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई, ये कैम्ब्रिज अप्रोच है मनी डिमांड की, ठीक है ना। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो पढ़ी ही होगी आपने, वो क्या थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसकी इक्वेशन भी याद रखें। इधर से ना अक्सर एमसीक्यू आता है, वो होती है एम वी इज इक्वल टू पी टी, या तो एम वी इज इक्वल टू पी टी होता है या पी वाई होता है, ये इक्वेशन भी आपने लाजमी याद रखनी, मेरे किसी न किसी ग्रैंड टेस्ट के अंदर ये आ जाएगी। अच्छा, एमडी होता है मनी डिमांड, मनी डिमांड होती है कैश होल्डिंग, कैश होल्डिंग के की रेशो से होती है, के की रेशो से, आउट ऑफ योर जीडीपी, ये पी वाई आपकी जीडीपी है, पी मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, यानी कि ये आपकी नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है जी। तो इनकम का एक खास प्रोपोर्शन यानी के टाइम्स हम कैश अपने पास रखते हैं, तो के जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल यानी कैम्ब्रिज वेलोसिटी के इनवर्स होता है, यानी जितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा, जस्ट होल्ड कीजिएगा, मैंने लगता है लिंक शायद शेयर नहीं किया बाकी सेशंस को ना, मैंने देना था बैच 3 वालों को, जस्ट अ सेकंड।
अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं खुद बोलना खामोश हो गया था एक्चुअली, बीच में ना वो मैंने बैच 3 वालों को ना भेजा नहीं था मैंने, क्या नाम है होता, लिंक नहीं भेज रहा था। ठीक है ठीक है, अभी आवाज आ रही है, ओके। अच्छा, तो मैं आपको बता नहीं रहा था मैं, असल में ये आपको साथ साथ टॉपिक समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि बेशक कुछ लोगों के लिए ओल्ड टेस्ट है, लेकिन हम साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो मनी डिमांड होती है ना, वो वेलोसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ये कई बार एमसीक्यू आ चुका है। वेलोसिटी का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ मनी। सर्कुलेशन ऑफ मनी जितनी ज्यादा होती है, मनी डिमांड उतनी कम हो जाती है। ठीक है जी। एक और कंफ्यूजन जो बहुत सारी आप लोगों के माइंड में होती है, अभी बताता हूँ वो किधर गई है कंफ्यूजन। यस, 1 मिनट, इसको जरा रिमूव कर लें। वो कंफ्यूजन होती है जो कि ना बाय बर्थ ही बहुत सारे स्टूडेंट में आ गई कि मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट प्राइस के साथ रिलेशनशिप है। अब देखें भाई, मनी डिमांड का जो प्राइस के साथ रिलेशनशिप है वो यूं है, मनी डिमांड इंक्रीज होगी, आप कैश होल्डिंग रखेंगे ज्यादा अपने पास, कैश होल्डिंग अपने पास ज्यादा रखेंगे तो कंजम्पशन कम करेंगे, तो प्राइस लेवल क्या कर जाएगा, फॉल। ठीक है। एक और रिलेशनशिप जो आपको टेंशन देता है, इसी तरीके से प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होगा, तो मनी डिमांड इंक्रीज होगी। ये एक और रिलेशनशिप है। ट्रांजैक्शन डिमांड अपने पास आप ज्यादा रखेंगे, क्यों? क्योंकि अब महंगाई हो गई है। तो ये देखना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। इसी तरीके से एक और रिलेशनशिप जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, वो आईएसएलएम मॉडल के अंदर मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट के साथ है। ये टेंशन जो है ना, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ कि ये एक मनी डिमांड है और एक इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। एक आपके पास भाई प्राइस लेवल है और एक आपके पास है क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ रिलेशनशिप देखते हैं इनवर्स, तो वो लॉ ऑफ डिमांड है। जब आप क्वांटिटी डिमांडेड को नहीं कहते, फिर आप कहते हैं डिमांड, डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, वो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर डिमांड राइज करेगी तो प्राइस राइज कर जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसी तरीके से ये ही वाली बात इधर आती है कि अगर मनी डिमांड इंक्रीज कर जाए, लोग कैश अपने पास ज्यादा रखना शुरू कर दें, तो इंटरेस्ट रेट राइज कर जाएगा। पहले ये चेंज हुआ है। मुझे समझ नहीं आती लोगों को मेरी क्लास के दौरान कॉल करने का क्या मसला है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो वॉइस? अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी मुझे चैट में बता दें। यस। जी 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 जी, बताएं, मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन। मैं अगर आपको 9:40 पे कॉल करूँ तो मेरे क्लास चल रही है ऑनलाइन अभी। ठीक। ठीक। ओके। थैंक यू। जी, आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे जरा, क्योंकि जी आवाज आ रही है, ठीक है, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। असल में बीच में जो स्टूडेंट्स बेसब्रे होते हैं ना, वो खामखा में कॉल कर देते हैं। अभी मैं तमाम ग्रुप्स में अनाउंस कर दूंगा कि मेरी जो है ना 9 से लेकर 10 बजे के दरमियान कॉल नहीं करनी है किसी ने। उससे ये होता है कि वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। यानी आओ, बात ये हो गई कि मैंने अभी अब तक आपके साथ 2 एमसीक्यूज डिस्कस कर पाया हूँ, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वाला डिस्कस करा था। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से आपकी जो मनी डिमांड है, ये रिलेशनशिप रिवर्स हो जाएगा। कैसे? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, मनी डिमांड फॉल कर जाएगी। ये देखना पड़ता है कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। ठीक है। तनबीला अपना ना आप कैम ऑफ कर दें। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रियल जीडीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेडली आ जाता है, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आ जाता है, क्योंकि आपको पता है 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर। अब किसी एक का भी पूछ के वो दो बाकियों का पूछ लेता है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है मैक्रो का, बीए की बुक के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, आपने बेसिक किया होगा।
कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्राइस लेवल। ये आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये प्राइस की मैयर है, तो ये आपके पास हो गया केस। ठीक है जी, ये सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4, अंडर इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप अक्सर स्टूडेंट को करता है कंफ्यूज। वो कैसे कंफ्यूज करता है कि वो इसका रिवर्स केस बना देते हैं। मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको तो वो किस तरीके से होता है। देखें, ये आपके पास है जी, आपके पास 45 डिग्री लाइन, आप इसे नेशनल इनकम लाइन कह लें, एग्रीगेट सप्लाई कह लें, ये केंजियन क्रॉस बन गया। ठीक है जी। अब ये आपके पास है जी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। अब एक आपके पास ये लाइन है, एक आपके पास ये लाइन है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था यहाँ और हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम है यहाँ। ठीक है जी। वी आर हेयर, वी सपोज टू बी हेयर, हम आगे हैं। तो ये होगा आपका जी इन्फ्लेशनरी गैप, जब एग्रीगेट डिमांड ये जो है, जो मैंने टिक लगाया है, ये ज्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो, तो हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो लेस देन हो नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम के लेवल से, तो हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप में हमारी जो एएस है यानी एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा होती है और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कम होती है। ठीक है जी। तो ये वाला जो गैप है, दिस इज जो डिफ्लेशनरी गैप। इस सिचुएशन में जो वाई एफ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ग्रेटर देन जो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लें। इवन ये बैचलर की बुक में भी गिवन है, लेकिन मैंने आपको बताना था ताकि आपका ये प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट फिफ्थ है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5। when the value of multiplier is 5, the value of MPC is, ये रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मल्टीप्लायर का MPC या MPS के साथ रिलेशनशिप। लेकिन सिंपल मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, 1/1 माइनस MPC। या आपने ये याद रखना है कि 1 ओवर जो MPS है 1/MPS। क्यों? क्योंकि 1 में से MPC निकालें तो आपके पास क्या बचता है, MPS बचता है। क्यों? क्योंकि MPC और MPS को ऐड करें तो इक्वल टू 1 होता है। तो ये दो फार्मूला याद रखें, जो भी आपका इस तरह का MCQ है वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास MPC गिवन होगी, आपने छोटी सी क्विक मैथ करनी है। अगर मिसाल के तौर पे 0.75 MPC हो तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 होती है, ज़बानी याद कर लें। 0.20 MPC की वैल्यू हो तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 होती है। MPC की MPS अब सेविंग है, ये याद रखें कि MPS जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होगी। MPC जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी उतनी ज्यादा होगी। इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। बहुत बुनियादी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती वो इसको देख लेंगे। रिकॉर्डिंग भी आपको इस लेक्चर की मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, आंसर क्या है? मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5। वो कह रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू दे दी है, मजे की बात है। अब आपसे कह रहा है कि बताएं MPC की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया दिस वन। ठीक है जी। 1 में से करें माइनस, 1 में से करें माइनस 0.80 को, नीचे बचेगा 0.20। 0.2 को अगर आप डिवाइड करते तो आंसर 5 आ जाता है। ठीक है जी। इफ MPS इज दिस, MPS क्या है, 0.2 है। MPT मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स है, वो ये है। MPM भी गिवन है, वो है 0.21। तो अब आप बताएं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब ये आपके पास कौन सा मल्टीप्लायर है, ये है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल ट्रेड मल्टीप्लायर या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इसे हम कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, कुछ बुक्स के अंदर यूं गिवन है, 1/1। ये सारी लीकेजेस है इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसे लीकेज कहते हैं। सेविंग को, टैक्सेस को, इंपोर्ट को। ठीक है ना। आप लोगों ने एक पढ़ी होगी इक्वेशन C+I+G+X-M। अब उसको जब हम सॉल्व करते थे तो I+G+X ये इंजेक्शंस हो जाती थी, और लीकेजेस में आपके पास आता था टैक्सेस, इंपोर्ट्स और सेविंग्स। तो ये तीनों मौजूद हैं। 1 के साथ यूं डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, कभी ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। डिफरेंट फार्मूलाज इसके मौजूद हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के। कुछ के अंदर ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर MPC दिया हुआ है, यानी माइनस में MPC दिया है और नीचे डिवाइड किया हुआ है इन तीनों चीजों से, 1, 2 और 3। मेरा मकसद यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा, कैलकुलेट योरसेल्फ। मैंने आंसर नहीं दिया। क्यों मैंने नहीं दिया, मैंने आपको इसलिए ओपन कर दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इंपोर्ट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है, अपनी जो भी आपके पास बुक है आप नेट से गूगल करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि उसने लाजमी बात है ये तीनों चीजें दी होंगी, सेविंग, टैक्सेस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टैक्स और MPM, ये तीनों चीजें दी हुई होंगी वहां पर। ठीक है, तो बहुत डिटेल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मकसद मेरा ये है कि वो टॉपिक आपके कवर होते जाएं।
मैंने पहले भी ये कहा था कि ये ओल्ड पेपर नहीं है, ये बेसिकली मैं एरिया आपको कवर करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एक तरह से क्विक क्विक मैक्रो कवर होती चली जाए, जितना मेरे लिए पॉसिबल है इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिकल इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कर दिया है। याद रखें क्लासिकल की जो इकोनॉमी होती है ना, उसमें एक बेचारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है, वो ऐसे ही खड़ी रहती है, ऐसे बेचारी, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे आप लोग परेशान हो गए हैं ना, अब आपको समझ नहीं आ रही है 29 को टेस्ट करें क्या, तो आप लोग, तो ये वर्टिकल है जी, ठीक है। अब ये वर्टिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, याद रखें ये फुल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि इकोनॉमी इज वर्किंग एट इट्स फुल पोटेंशियल, और आपको भी फुल पोटेंशियल पे काम करना है अभी इंशाल्लाह। तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। हमारी बुक्स में होता है इंक्रीज का, बस बताया होता है, ये डिक्रीज भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव शॉक भी आ सकता है, पॉजिटिव शॉक भी आ सकता है। और किस वजह से इंक्रीज होती है, आज जी एजुकेशन इंप्रूव हो जाए, हेल्थ इंप्रूव हो जाए, यानी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो चीज को इंक्रीज कर देना, वो इसको शिफ्ट कर देगी। एक तो ये रीजन हो गई, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखी भी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेंजेस, ठीक है जी, एग्रीगेट डिमांड चेंजेस। तो भाई सिंपल सी बात है। अच्छा, गोल्ड रिजर्व्स आर कांस्टेंट, लेवल ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का लेवल चेंजेस भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेंजेस। ये तो क्योंकि क्लासिकल की थ्योरी कौन सी है, लेबर वैल्यू थ्योरी, इस वजह से आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर को पिक करना है जो कि आपकी बुक में एज इट इज मेंशन है कि लेबर प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो जाती है। भाई क्लासिकल में कहा है कि वर्कर्स आर वर्किंग विद इट्स फुल पोटेंशियल, तो वर्कर अगर फुल पोटेंशियल से काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए, यानी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इसका मतलब है हम लॉन्ग रन के अंदर है, ये या राइट शिफ्ट होगी या लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 8, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये हबीबुल्ला वसीर से मैंने लिया था, ये कंजम्पशन होता है, ठीक है जी, और ये पेपर में आया था, ठीक है जी, एक पेपर में, पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। हबीबुल्ला वसीर के एमसीक्यू जो बुक के एंड पे दिए होते हैं जरूर करने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो है ना, अब आप पढ़ते हैं ना सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो उसमें सी डोमिनेटिंग होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला। डिफ्लेशन के दिनों में क्या होता है, डिफ्लेशन के दिनों में जी कीमत कम होती है, क्या हो जाती है जी, कीमत कम हो जाती है। पहले अगर, अच्छा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट के माइंड में है, पहले इन्फ्लेशन है 10% और अब हो गया जी 8%। बच्चे कहेंगे जी सर ये डिफ्लेशन हो गया, नहीं डिफ्लेशन नहीं हुआ। दूसरा काम क्या करेंगे, सर प्राइस लेवल फॉल कर गया, ना तो प्राइस लेवल फॉल हुआ है ना डिफ्लेशन हुआ है, इसे डिसइंफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन। अच्छा एक और, एक डायग्राम बनी होती है, मैं ए लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें इस तरीके से डायग्राम बनी हुई है, और सिर्फ इधर लिखा हुआ है सीपीआई। सीपीआई फॉल कर रहा है तो प्राइसेस फॉल करेंगी क्या, नेवर, फॉल नहीं करेंगी। पहले 10% के रेट से बढ़ रही थी, अब 8% के रेट से बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन उस वक्त होगा जब प्राइसेस -8% होंगी। नेगेटिव इन्फ्लेशन को कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के दिनों में जब कीमतें कम हो रही होती हैं तो उधार लेने वाले को लॉस होता है और देने वाले को फायदा होता है। मैंने क्या किया, 1 लाख किसी को लोन दिया, क्या दिया मैंने, 1 लाख लोन दिया। आज 1 लाख रुपए का एसी मिल रहा है, मुझे 3 महीने बाद किसी ने पैसे वापस किए और वो एसी 90,000 रुपए का हो गया। उस बंदे ने जिसने मेरे से लोन लेके चीज ली वो महंगी ली, तो क्या होता है, लेंडर को होता है फायदा और बोरोवर को होता है लॉस। कब, डिफ्लेशन के दिनों में। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड पहले। अच्छा जी, आई एम बैक। तो बात हो रही थी, नेक्स्ट 10th एमसीक्यू है, विच कॉज अ फॉल इन द रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो जो है ना टेस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मैं आपको हर एमसीक्यू पे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है। रियल इंटरेस्ट रेट को आर से जाहिर कर रहा हूं मैं, वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है जी। अब इन्फ्लेशन को पाई से भी जाहिर किया जा सकता है, बुक्स में अक्सर पाई और पीई या एक्सपेक्टेड प्राइस या इन्फ्लेशन को शो करते हैं। तो ये फॉल कब करेगा, ये फॉल उस वक्त करेगा, सपोज ये 10% है और ये 2% है, तो अभी ये क्या आंसर निकलेगा, रियल इंटरेस्ट रेट 8%।
रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है जी। तो ये फॉल कब करेगा, फॉल करेगा जब एक्सपेक्टेड प्राइसेस राइज कर जाएं, एक्सपेक्टेड प्राइसेस राइज कर जाएं यानी इन्फ्लेशन राइज कर जाए या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाए। ये दोनों मैंने आंसर लिख दिए हैं, देखें ये लिखा हुआ है जी इन्फ्लेशन राइज कर जाए। तो इन्फ्लेशन राइज कर जाए भी रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करता है या सॉरी क्या क्या हूं, इन्फ्लेशन राइज कर जाए या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा जी जाते हैं जी नीचे, ये हो गया जी। ये कौन लकीरें लगा रहा है मेरे भाइयों, ना लगाओ लकीरें, अपने मोबाइल को ना हाथ लगाओ, ये अल्लाह, मैंने सेटिंग आज नहीं चेंज की है, तो जिसका मोबाइल पे हाथ लगता जाएगा ना तो उनकी जो है ना ये करामात इधर जो है ना लिखती चली जाएंगी। ये सुमेरा का हाथ लग रहा है टच मोबाइल के ऊपर, ठीक है, ये नाम मुझे शो हो रहे हैं सबके, कर लो, कर लें आप लोग सारी लकीरें लगा लें इसके ऊपर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाई क्लासिकल इकोनॉमी इज सेड टू बी लेबर वैल्यू थ्योरी। अब ये आप बड़ी सिंपल सी बात है कि क्लासिकल के अंदर जो हम अज्यूम करते हैं वो हम ये अज्यूम करते हैं कि जी क्लासिकल में जो डोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, दैट इज लेबर, ठीक है। तो उसको लेबर वैल्यू थ्योरी कहते हैं, और ये हम क्लासिकल के ना इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ते हैं लेबर वैल्यू थ्योरी को। एनी चेंजेस इन मनी सप्लाई इन क्लासिकल इकोनॉमी लीड्स टू, क्लासिकल इकोनॉमी में मनी सप्लाई चेंज होगी ना तो ये वाली डायग्राम बनेगी। ये है जी क्लासिकल की एग्रीगेट सप्लाई, ये है क्लासिकल की एग्रीगेट डिमांड। क्लासिकल की एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है मॉनेटरी फैक्टर से याद रखेंगे, ठीक है जी, और वो सिर्फ प्राइस लेवल को चेंज करेगी और आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है जी, ये याद रखेंगे। अच्छा, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या शो करती है, क्लासिकल की है ना, मनी सप्लाई राइज ओनली प्राइस विल राइज आउटपुट विल नॉट चेंज। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग क्या है, विच मल्टीप्लायर विल हैव अ हाईएस्ट वैल्यू। अब मल्टीप्लायर का अगर आपने टॉपिक पढ़ा आज, मेरा ख्याल में दूसरा या तीसरा लेक्चर मल्टीप्लायर का ही था जो मैंने शेयर किए थे, तो मल्टीप्लायर में दो किस्म के मल्टीप्लायर हैं, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और एक टैक्स मल्टीप्लायर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो गुड है, उसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी। जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है उसकी वैल्यू होती है एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने आप लोगों ने। अच्छा, अब 1 माइनस एमपीसी ये हो गया, तो ये भी माइनस में होगा ऊपर, टैक्स मल्टीप्लायर माइनस में होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट पॉजिटिव इस सेंस में आता है कि अगर टैक्स कम हो जाए ना तो जीडीपी बढ़ जाती है, इसलिए नेगेटिव साइन के से टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर आप खुद सोचिए, आप देखें इतनी मैथमेटिक्स तो आपकी मेरे से तो अच्छी है, कि अगर आप एमपीसी की वैल्यू अज्यूम कर लें 0.75, 0.75 अज्यूम कर लें, ठीक है जी, तो इधर मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 4, इधर 0.75 पुट करें तो इधर वैल्यू आएगी 3। वो क्यों, 0.75 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.75 तो आंसर 3 आएगा। तो मल्टीप्लायर कौन सा लार्ज आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होती है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है, वीएमपीएल। अच्छा, मैंने ना अभी कल एक लेबर मार्केट के ऊपर ना लेक्चर अपलोड किया, वो ए लेवल का पेपर था आज, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर एक से 10-15 मिनट का ना लेबर मार्केट को अपलोड किया, उसको अगर आपने देखना हो तो देख लीजिएगा। उसमें वीएमपीएल का थोड़ा सा मैंने बताया है, लेकिन आपको बेसिक तो पता ही है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब है वर्कर ने काम कितने का किया, सिंपल वर्ड्स में, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो चीजें उसने बनाई, सपोज उसने 10 टॉयज बनाए हैं, एक टॉय कितने का था, 100 रुपए का, तो वर्कर ने काम कितने का किया, 1000 रुपए का, दैट इज वीएमपीएल। तो प्राइस टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट चलते हैं, यस दिस इज द केस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ सी इज 200, जी इज 20, y is 350, what is the value of investment। कितना सिंपल सा है, y is equal to c plus i plus g, g गिवन है, c गिवन है, तीनों को, इन दो को ऐड करें, उसमें से माइनस कर दें, इन्वेस्टमेंट निकलेगा। एमपीएस अगर बढ़ जाए, 16वां एमसीक्यू है, एमपीएस अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, मैंने पहले बताया था एमपीएस के बढ़ने से मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है, यहां पे लिखा हुआ है राइज, ये आंसर है, फॉल कर जाती है। नेक्स्ट,
डिफ्लेशन कैन बी गुड। डिफ्लेशन दो किस्म का होता है, कीमतें दो वजह से कम होती हैं, याद रखें, एक सप्लाई के बढ़ने से, एक डिमांड के कम होने से। ये बैड है, डिमांड कम होगी ना, आप एग्रीगेट डिमांड को कम करके देख लें, ठीक है, आपकी जीडीपी भी साथ कम हो जाएगी। दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को कम करूं तो देखें ये जीडीपी भी कम हो जाएगी, ये नुकसान है, कीमत तो कम हुई है, ठीक है। जो हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होती है ना, वो बेड़ा गर्क करती है, वो एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, साथ जीडीपी भी फॉल कर जाती है। सप्लाई साइड पॉलिसीज अच्छी हैं, वो क्या करती हैं, वो जैसे ही सप्लाई को बढ़ाएंगे प्राइस भी कम होगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ये यूं कॉमन सेंस है, समझ गए होंगे आप लोग, आगे चलते हैं। Deflation can be good when it is caused by increase in aggregate supply. Next, when paying periods are short, जब आपको तनख्वाह मिल रही हो हर 2 महीने के बाद, या इस तरह कर सकते हैं कि सॉरी 2 महीने कह रहा हूं, 2 वीक के बाद मिल रही हो, 1 वीक के बाद मिल रही हो, तो आप लोग जल्दी खर्च कर देंगे, आपको पता है 1 वीक के बाद दोबारा मिल जाएगी सैलरी। तो पेइंग पीरियड जितना शॉर्ट होता है वेलोसिटी मनी उतनी हाई होती है। 1 महीने के बाद सैलरी मिल रही है, आपने पूरा महीना चलाना है, 2 महीने के बाद सैलरी मिल रही है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ फंड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, यूट्यूब के ऊपर मेरी इसकी डिटेल वीडियो बनी हुई है ISLM फ्रेमवर्क के अंदर, जहां लिक्विडिटी ट्रैप है वहां पर इसको जरूर देखना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, लंबी सी खिचड़ी है पूरी की पूरी। ये बॉन्ड्स नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें रिलेशनशिप जो है, इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है ना, तो इंक्रीज होता है नए बॉन्ड्स पे, तो इम्पैक्ट पड़ता है पुराने बॉन्ड पे। तो ये थोड़ा सा है, उधर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। अंडर लिक्विडिटी ट्रैप मसला क्या हो जाता है जी, वैसे पहले पढ़ें लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। जब लोग लॉस को देखते हुए बॉन्ड्स के ऊपर, देखें जी 2 एसेट्स होते हैं आप लोगों के पास, एक होते हैं बॉन्ड्स और एक होती है कैश, ठीक है जी, मनी और अकॉर्डिंग टू गेन 2 आपके पास एसेट्स हैं, एक बॉन्ड्स हैं और एक कैश है। जब आप अपने पास बॉन्ड्स रखते हैं और आपको पता हो कि मुझे लॉस होने लगा है, तो सारे का सारा कन्वर्ट करा के अपने पास क्या रख लेंगे, कैश रख लेंगे। इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी कहते हैं कैश को, ठीक है। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड वुड बिकम, अब होता क्या है, ओ माय गॉड 10 मिनट्स रह गए, अच्छा जी करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो जनाब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में आपकी मनी डिमांड बेचारी ऐसे हो जाती है, आजिज हो जाती है, यूं करके ये वाली हो गई, ठीक है, ये हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक। और LMB बिल्कुल ऐसा होता है लिक्विडिटी ट्रैप में, परफेक्टली इलास्टिक, इसलिए कहा मैंने ISLM वाली मेरी वीडियो देख लेनी आप लोगों ने। अंडर लिक्विडिटी ट्रैप इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड वुड बिकम इनफाइनाइट, ये बताया भी था अभी मैंने आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट LM कर्व तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। ये टेस्ट भी तकरीबन हमारा LMIS तक ही है। आगे थे LM कर्व अंडर लिक्विडिटी ट्रैप, अभी बताया मैंने हॉरिजॉन्टल होता है। वाह जी वाह, हमारा टाइम बच गया, तो एक्सप्लेन करने का फायदा हो गया। अच्छा, MPS इज हायर, ये मैं क्वेश्चन कई दफा आपको बताता होता हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। MPS इज हायर, MPS इज हाई, द IS कर्व वुड बी। अच्छा, MPS हाई क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है, जब सेविंग कर्व स्टीपर होता है ना, सेविंग कर्व स्टीपर, तो MPS हाई होता है। MPS होता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में चेंज आई है ज्यादा, तो इधर इनकम में ये थोड़ी चेंज है ये वाली, और ये सेविंग में चेंज है ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में आपका IS भी होगा स्टीपर। आपने लीकेज ज्यादा की है, लीकेज ज्यादा करने से IS बेचारा स्टीपर ही होना है, आउटपुट में चेंज थोड़ी आनी है। सो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। और एक और कॉमन सेंस, जब MPS हाई होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू थोड़ी होगी, आउटपुट में चेंज थोड़ी होगी, IS कर्व स्टीपर होगा, ये दूसरी लॉजिक भी है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जी है जी। आ जाते हैं ISLM का एक और क्वेश्चन हमारे सामने। हाँ, तो ये है जी, इफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जीरो द IS कर्व वुड बी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जीरो। सबसे पहले जज करना है आपने कि इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है। इन्वेस्टमेंट कर्व है वर्टिकल,
अगर इन्वेस्टमेंट कर्व वर्टिकल है तो बस आंखें बंद करके जो जैसा इन्वेस्टमेंट कर्व वैसा आईएस कर्व, ये भी तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है जी, आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, इफ मनी डिमांड इज हाईली सेंसिटिव टू, अब ये सारे स्लोप के फैक्टर चल गए, मनी ट्रांजैक्शन डिमांड इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन इनकम, द एलएम कर्व वुड बिकम, अब ये है थोड़ा सा इशू, मनी ट्रांजैक्शन डिमांड, दिस वन, ठीक है जी, तो दिस वन ये हो गया, ये हो गया, ये है जी मनी ट्रांजैक्शन डिमांड में इतनी चेंज आई है, इनकम में थोड़ी सी चेंज आई है। सो आई वुड सजेस्ट कि क्यों, क्योंकि इनकम में थोड़ी चेंज आई है, क्योंकि यहाँ भी इनकम शो हो रही है और ऊपर भी इनकम शो होती है जब हम एलएम कर्व बनाते हैं, तो इट मींस आपका एलएम कर्व भी स्टीपर होगा। एलएम कर्व स्टीपर होता है जब हम ज्यादा इनकम का शेयर होल्ड कर लेते हैं, तो जनाब आपकी इनकम में जो चेंज है वो थोड़ी, तो ये आपके पास वर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं जी, मेरा ना आईएसएलएम का लेक्चर देख लेना है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है अभी मैं पूरा लेक्चर ही दे दूं, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन टाइम शॉर्ट है, आंसर ही बता सकता हूं मैं, क्योंकि इसके पीछे पूरी थ्योरी है। एक मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये जरूर आपने देखना है कि एलएम कर्व पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है, कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, इधर से इनकम भी बढ़ रही है। स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट कर्व का सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व का नहीं, इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इनकम क्यों बढ़ गई है ना, या इनकम के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, यूं सोचना है। इनकम बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ने का मतलब है कैश होल्डिंग हो गई, कैश होल्डिंग होगी, बैंक में पैसे गए कम, मनी डिमांड है कम, और सॉरी मनी डिमांड है ज्यादा, अब बैंक में पैसे जो जाते हैं ना उसे कहते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, लोग बैंकों में पैसे कम रखवा रहे हैं, कैश फॉर्म में ज्यादा उनके पास पैसे बड़े हैं, सो इट वुड क्रिएट शॉर्टेज इन द क्रेडिट मार्केट। उससे क्या होगा, डिमांड फॉर लोनेबल फंड है ज्यादा, डिमांड फॉर लोनेबल फंड है ज्यादा, लोग पैसे ज्यादा डिमांड करें, हमें लोन चाहिए लेकिन मार्केट में पैसे कम, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये लॉजिक है, जरूर देखनी है एलएम कर पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो जुबीना छुप छुप के आप जहाँ लेक्चर देख रही हैं मैं आपको देख रहा हूँ, आपका कैमरा ऑन है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं जी। चेंजेस इन द मनी सप्लाई, शिफ्ट किधर हो गया, कहाँ पे पहुंचा मैं, तो किधर पे चले गया, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, मनी डिमांड, हाँ ठीक है, चेंजेस इन मनी सप्लाई विल शिफ्ट, मनी सप्लाई भाई किसको शिफ्ट करेगा, एलएम को तो शिफ्ट करेगा ना, आईएस को थोड़ी करेगा, तो एलएम कर्व को शिफ्ट कर देगा किस तरफ, एलएम कर्व को शिफ्ट करेगा, ये बेचारा एलएम है, ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इसे नीचे की तरफ नहीं कहते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं मनी सप्लाई के बढ़ने से। और मैंने चेंजेस लिखा है, ये तो मिस्टेक हो गई, तो एलएम कर्व अपवर्ड रॉन्ग आंसर होगा, एलएम कर्व को शिफ्ट करेगा, दिस वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि मैंने चेंजेस लिखा है, ये गौर से देखना आपने, मैंने वो नहीं देखा कि राइज या फॉल नहीं कहा मैंने। इंक्रीज इन डिमांड फॉर बॉन्ड्स लीड्स टू, डिमांड फॉर बॉन्ड्स, लोग डिमांड फॉर बॉन्ड्स कर रहे हैं, डिमांड फॉर बॉन्ड्स, डिमांड फॉर बॉन्ड्स, हमें बॉन्ड्स चाहिए, हम पैसे लेके आए बैंक में, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है डिमांड फॉर बॉन्ड्स का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है, फ्री टाइम कितना रह गया जरा देख के बताना है मुझे, आप लोगों ने, ये शो नहीं हो रहा, सेविंग, पीपल वांट टू सेव मोर, दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बैंक में पैसे, बॉन्ड्स उनके पास, लीड्स टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे जहन में अभी जो लिंक आया वो यही है, डिमांड फॉर बॉन्ड, सप्लाई ऑफ बॉन्ड, सप्लाई ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टर होता है, बिल्कुल ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। अच्छा जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट द आईएस कर्व, राइट वर्ड, ठीक है जी, दिस इज योर आईएस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, आईएस यूं चला गया। नेक्स्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसे बचाने की कोशिश करेंगे ना, पहले से भी कम बचा सकेंगे, कंजूसी किसी ने नहीं करनी है, टेस्ट जब पास हो जाएगा मैंने सबसे पार्टी लेनी है, सब मिलकर हम पिज्जा खाएंगे इंशाल्लाह, सबका टेस्ट पास हो जाएगा, तो वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप सेविंग करने की कोशिश करते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है इस साल जो आप सेविंग करने की कोशिश करेंगे, कि अगर आप वो कहते हैं कि जी मैं पहले 10% सेव करता था, अब मैं 20% सेव करूंगा, तो आप पहले से भी कम सेविंग कर पाएंगे, ठीक है जी, तो ये होता है जी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कि लीकेज क्रिएट हो जाएगी ना, तो लीकेज से आपकी जीडीपी फॉल कर जाएगी, तो उससे फिर आपको अपनी ही इनकम को दोबारा स्पेंड करना पड़ जाएगा, तो अटेम्प्ट टू सेव मोर विल लीड्स टू
सेव लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, तो ये वाली काम हो जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। आपके पास लास्ट क्वेश्चन है c इज इक्वल टू c नॉट प्लस cy, ये चीज आपके पास गिवन है। और व्हाट इज गिवन हियर, तो ये जो c है ये वाला MPC होता है, ठीक है। और c नॉट को उसने कर दिया 0, तो याद रखें जब ये c नॉट 0 हो जाता है तो इंटरसेप्ट कंजम्पशन फंक्शन का 0 हो जाए तो ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन बनता है, और आपका कंजम्पशन फंक्शन यूं स्टार्ट होता है, तो MPC और APC इक्वल हो जाती है। ये कूजनेट ने मेरा ख्याल में कहा था, साइमन कूजनेट, दिस वुड बी द केस। आगे चलते हैं। केन्स रोट द बुक, उसने बेचारे ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, जनरल थ्योरी, ठीक है जी, उसकी बुक का नाम है जनरल थ्योरी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आपको ज्वाइन करने का शुक्रिया। टाइम मेरा ख्याल रह गया है, खुद भी नहीं शो रहा। वन मिनट से कम का टाइम रहता है जी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं अभी वेयर इज यासिर करीम, मैं असल में देखना चाह रहा था कि मेरी दूसरी आईडी किधर है। अब 1 मिनट रहता है एक्चुअली, ये है, ठीक है। अच्छा, टाइम रहता है 1 मिनट का, किसी का लास्ट में क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ठीक है जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया है। आप अपनी सेटिंग चेंज करके बात कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज आप लोग जो है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कोई न्यू टेस्ट लेंगे आप मैक्रो का? मैक्रो का टेस्ट में 1 बजे रात को सेंड कर दूंगा, वो न्यू होगा, ठीक है, और वो होगा ISLM तक, ठीक है जी, दोबारा से। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट टाइम में मैक्रो और माइक्रो बहुत अच्छी प्रिपेयर करें। माइक्रो में मैं सर आरिफ साहब को कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट बनाएं, जरा आप लोगों के साथ इस तरीके से डिस्कस भी करें आप लोगों के साथ जूम सेक्शन पे, ठीक है। तो आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना तो आप लोग सो जाएंगे बिल्कुल। तो मैं कल उन्हें कहूंगा कि जूम सेक्शन के लिए टाइम निकालें, वो आप लोगों के लिए बेशक हाफ आवर निकालें, जूम सेशन पे ही बात होनी चाहिए। मैं भी इस तरीके से करूंगा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें, साथ रहें। जी बताएं बताएं बताएं, कुछ सेकंड रहते हैं। जी सर,